स्वागत है आपका फिर से पॉलिटी के एक रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग पॉलिटी का लेक्चर नंबर 43 का रिवाइज करने वाले हैं, जो कि लास्ट लेक्चर है पॉलिटी का। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र 3.0 का पॉलिटी का लास्ट लेक्चर होने वाला है और ये पार्ट 31 है भारतीय संविधान का। ठीक है, और ये 30 मई 2025 को ये लेक्चर हुआ है। तो आइए पीडीएफ को ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और लास्ट लेक्चर को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज मिसलेनियस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं हम लोग। जो टॉपिक किसी भी टॉपिक में नहीं पढ़ाया हुआ है वो आज हम लोग मिसलेनियस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बात करें आपातकाल का, पहला टॉपिक है आपातकाल, जिसको इंग्लिश में इमरजेंसी कहते हैं। और बात करते हैं कि ये भाग 18 में आता है। इसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक के आर्टिकल भाग 18 में आते हैं। ठीक है, बात करें आपातकाल का, तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार को जर्मनी के वाइमर संविधान से नहीं लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रावधान को जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण किया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कि आपातकाल 3 तरह का होता है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जिसका चर्चा आर्टिकल नंबर 352 में है। एक होता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, जिसका चर्चा आर्टिकल नंबर 356 में है। बात करते हैं एक होता है वित्तीय आपातकाल, जिसका चर्चा आर्टिकल नंबर 360 में है। बात करते हैं तीनों प्रकार के आपातकाल। ठीक है, तीनों प्रकार के आपातकाल का क्या कहते हैं कि घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, एक मिनट। बात करते हैं कि तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल का बात करें तो इसका आधार क्या होता है। इसका पहले मूल संविधान में 3 आधार था। एक तो युद्ध था, एक था बाह्य आक्रमण, तीसरा था आंतरिक अशांति। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में जो आंतरिक स्थान शुरू का दो, वर्तमान में युद्ध के स्थान पे तो युद्ध है, बाह्य आक्रमण भी सेम है। ठीक है, लेकिन तीसरा जो आंतरिक अशांति था उसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह, जिसको आर्म रिवोल्ट कहा जाता था, उसको बदल दिया गया है। ठीक है, आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिवोल्ट को क्या कहते हैं कि बदल दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर मीसा लगा के क्या कहते बहुत सारे नेता को जेल में डाल दी थी। इस कारण से क्या हुआ कि मोरारजी देसाई साहब ने इस 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिवोल्ट का को जोड़ दिया। आगे बात करें कि घोषणा का बात करें तो राष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर लेंगे। ये भी 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये घोषणा किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल मतलब कि कैबिनेट की लिखित सलाह पर लेंगे। ये भी बात 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया और संविधान में पहली बार मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एक बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के बाद उसकी अवधि क्या कहते हैं, घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद से, अगर मान के चलिए अगर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी तो उसके 1 महीना के भीतर संसद में विशेष बहुमत मतलब कि मतदान के टूट का 2/3 से पारित करने पर 6 महीना तक प्रभावी रहेगा। और बात करें कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को कभी भी वापस ले सकते हैं। अगर एक बार घोषणा करने के बाद 1 माह के भीतर अगर 2/3 से अगर मतदान विशेष बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो वो 6 महीना तक लागू रहेगा। उसके बाद हर एक 6 महीना करके राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम क्या कहते हैं कि अधिकतम इन्फिनाइट समय तक रह सकता है। ठीक है, तो हर एक 6 महीना पे क्या कहते हैं कि विशेष बहुमत से इसको पास करना होगा और अनंत समय तक क्या कहते हैं कि इसको आगे ले जाया जा सकता है। इसका कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम समय सीमा निश्चित नहीं है। बात करते हैं कि भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है। ठीक है, बात करें अवधि का तो अवधि का बात करें, आधार का बात करें और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए सबसे पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उसका घोषणा 1962 से लेकर 68 के बीच में लगा था। चीन का आक्रमण था। आधार क्या था, चीन का आक्रमण। बात करते उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बात करते हैं कि दूसरी बार क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1971 से 77 के बीच में लगाया गया। और बात करते हैं कि आधार क्या था, भारत पाक युद्ध था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और राष्ट्रपति वी गिरी साहब थे। आगे बात करते हैं कि तीसरी बार
तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 77 के बीच में लगाया गया। इसका आधार आंतरिक अशांति था और लगाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। उस समय राष्ट्रपति फारूक फखरुद्दीन जी थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसका क्या होता है प्रभाव का बात करें। ठीक है, कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद क्या क्या प्रभाव लगता है। तो आर्टिकल नंबर 358 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू हुआ है तो अनुच्छेद 19 माने आर्टिकल नंबर 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। घूमने बोलने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। ऑटोमेटिक सस्पेंड कौन हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 19। बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 359 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय, ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मौलिक अधिकार का निलंबन संभव है। ठीक है, क्या कहा गया? आर्टिकल नंबर 359 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मौलिक अधिकार का निलंबन संभव है। आगे तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आगे बात करते हैं। अगला जो दूसरा है वो है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो बात करें इसका राष्ट्रपति शासन या फिर प्रेसिडेंट रूल का बात करें तो किसी भी क्षेत्र विशेष में, ठीक है, किसी भी राष्ट्रपति शासन किसी भी क्षेत्र विशेष में लगाया जा सकता है। इस ठीक है, राष्ट्रपति शासन का चर्चा आर्टिकल नंबर 356 में है और इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। इसका आधार क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगाने का, प्रेसिडेंट रूल लगाने का आधार होता है कि अगर किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र ठप या विफल हो जाता है तो क्या होते हैं कि उस समय पे राष्ट्रपति शासन लगता है। बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन की अवधि का बात करें तो संसद में 2 माह के भीतर साधारण बहुमत माने बहुमत का 50% + 1 से पारित करवाने पर 6 माह तक लागू रखा जा सकता है राष्ट्रपति शासन को, और ऐसे ही 6 माह करके अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल का कोई मैक्सिमम समय सीमा नहीं था। ठीक है, 6 महीना करके आप इन्फिनाइट समय तक जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति वहाँ पे विशेष बहुमत 2/3 से पारित करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे साधारण बहुमत से पारित करना पड़ता है। ठीक है, 50% + 1 से, लेकिन यहाँ पर अब अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष तक ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नोट में यहाँ पे सर लिखवाएं कि एक बार पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगा था। यूपी में अभी तक 10 बार क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और बात करते हैं कि मणिपुर में मैक्सिमम बार, सबसे सर्वाधिक बार मणिपुर राज्य में लगा है 11 बार। वर्तमान में भी वहाँ पे 29 मई 2025 तक अभी तक क्या है कि क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन आज तक लगा हुआ है मणिपुर में। आगे पता नहीं क्या होगा। ठीक है, अभी हाल ही में क्या होता है कि वहाँ पे वीरेंद्र सिंह जो थे चीफ मिनिस्टर, वो इस्तीफा दे दिए थे। वहाँ के राज्यपाल क्या कहते हैं कि राज्यपाल वहाँ पे शासन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तुरंत क्या होते मंत्रिमंडल का बैठक हुआ है। अभी किसी भी समय चीफ मिनिस्टर का चेहरा सामने आ सकता है मणिपुर से। बात करें राजस्थान का, तो राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तेलंगाना में अभी तक 1 बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस का, जिनका नाम है केस अभी क्या कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने राष्ट्रपति शासन के बारे में क्या कहा है। तो सुनिए कि आर्टिकल नंबर 356 राज्यों के लिए मृत्यु पत्र, डेथ लेटर के समान है और केंद्र को अति विशेष स्थिति में ही इसका उपयोग करना चाहिए। रेयर ऑफ द रेयर सिचुएशन में ही राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल केंद्र सरकार द्वारा करना चाहिए। ये ऐसा कहने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नोट में अब आया कि कुछ सबसे इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट केस हुआ था। ठीक है, जिनका नाम था SR बम्बई केस। ठीक है, SR बम्बई केस 1994 में हुआ था। इस केस के द्वारा कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि आर्टिकल नंबर 356 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। ये भी इसी केस में कहा गया था। और बात करते हैं कि सरकार के बहुमत का फैसला राष्ट्रपति के घर पे नहीं होगा, विधानसभा के पटल पर होगा। ऐसा 3 पॉइंट कहा गया था SR बम्बई केस 1994 में। ठीक है, बात करते हैं वित्तीय आपातकाल का बात करें तो इसका चर्चा आर्टिकल नंबर 360 में है। और बात करते हैं कि वित्तीय संकट की स्थिति में हम राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल का घोषणा कर सकते हैं। और बात करते हैं कि भारत में अभी तक कभी भी लागू नहीं हुआ है वित्तीय आपातकाल। बात करते हैं कि राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं और संसद से 2 माह में साधारण बहुमत से पारित करवाना होगा। राष्ट्रपति कभी भी इसको वापस ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको
एक बार राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया वित्तीय आपातकाल का तो 2 माह के भीतर में साधारण बहुमत से संसद से पास करवाना पड़ता है और राष्ट्रपति किसी भी समय वित्तीय क्या होता है आपातकाल को वापस ले सकते हैं। बात करते हैं कि सभी के वित्तीय आपातकाल के समय सभी के वेतन में कटौती का संभव है। राष्ट्रपति के भी वेतन में कटौती किया जा सकता है। बात करें केंद्र राज्य संबंध हेतु आयोग का, बात करें केंद्र राज्य संबंध हेतु आयोग का बात करें तो एक तो है सहकारिता आयोग, जिसका स्थापना 1983 में हुआ था। सहकारिता आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1983 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल राज्य का राज्यपाल नहीं बनना चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि राज्यपाल की नियुक्ति में चीफ मिनिस्टर माने मुख्यमंत्री से अनिवार्य रूप से सलाह लेनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट था कि राज्य परिषद मान इंटर स्टेट काउंसिल का गठन का चर्चा इसमें सहकारिता समिति द्वारा ही कहा गया था, रिकमेंड किया गया था। इसी के तहत आर्टिकल नंबर 263 में इंटर स्टेट काउंसिल का चर्चा है। आगे बात करते 263 में आगे बात करते हैं पुंछी आयोग का, बात करें तो पुंछी आयोग भी केंद्र राज्य संबंधित आयोग है, जिसका स्थापना 2007 में हुआ था। बात करते हैं राजमन्नार आयोग का, बात करें तो राजमन्नार आयोग का स्थापना 1969 में हुआ था। तमिलनाडु सरकार ने इसको लाया था। और अभी हाल ही में कुरियन जोसेफ समिति क्या कहते हैं कि गठन 2025 में तमिलनाडु सरकार ने किया है केंद्र राज्य संबंध में सुधार हेतु। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ARC का बात करें माने कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का बात करें तो प्रशासनिक सुधार आयोग अभी तक 2 बार आ चुका है। पहला 1966 में आया था, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, और दूसरे ARC मतलब दूसरी प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में आया था। ठीक है, उसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली साहब थे। बात करते हैं कि राजभाषा आयोग का बात करें तो आर्टिकल नंबर 344 में राजभाषा आयोग का बात कहा गया है कि गठन किया जा सकता है राजभाषा आयोग का, जिसका निर्माण राष्ट्रपति करेंगे। इसके तहत आर्टिकल नंबर 344 के द्वारा 1955 में एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम है बीजी खड़े आयोग। ठीक है, बीजी खड़े आयोग क्या होते हैं कि राजभाषा आयोग है एकमात्र राजभाषा आयोग कौन है? तो बीजी खड़े आयोग। बात करते हैं कि आरक्षण का बात करें तो आरक्षण से रिलेटेड एक तो है बाबा कालेकर आयोग। ठीक है, आरक्षण से रिलेटेड एक है बाबा कालेकर आयोग, एक है मंडल आयोग। ठीक है, एक मंडल कमीशन हो गया। ठीक है, मंडल कमीशन, एक है बाबा कालेकर आयोग। ठीक है, आगे बात करते हैं तो वरीयता क्रम का बात करें तो पहले नंबर पे राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति आते हैं, तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री आते हैं, चौथे नंबर पे राज्य के राज्यपाल, पाँचवें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति आते हैं, छठे नंबर पे मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा स्पीकर आते हैं, और 7वें नंबर पे विपक्ष का नेता हो गए, पूर्व प्रधानमंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए। ये सब कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये वरीयता क्रम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्य के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान का बात करें तो आर्टिकल नंबर 371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात का चर्चा है, 371A में नागालैंड का चर्चा है, 371B में असम का चर्चा है, 371C में मणिपुर का चर्चा है, 371D में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का चर्चा है। बात करते हैं कि 371E में आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चर्चा है। आर्टिकल नंबर 371F में सिक्किम का चर्चा है। आर्टिकल नंबर 371G में मिजोरम का चर्चा है। आर्टिकल नंबर 371H में अरुणाचल प्रदेश का चर्चा है, और आर्टिकल नंबर 371I में गोवा का चर्चा है, और आर्टिकल नंबर 371J में कर्नाटक का चर्चा है। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक होता है नाम आसमा। तो देखिए नाम से हो गया नागालैंड, असम, मणिपुर, नाम आसमा से हो गया आसमा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया कहते हैं तो आंध्र प्रदेश हो गया से सिक्किम हो गया, म से मिजोरम हो गया असमा, ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश असमा, जी के मन हो गया गोवा और कर्नाटक। तो नाम आसमा जी के ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट समिति का बात करें तो जस्टिस कुलदीप नैयर समिति का बात करें तो इन्होंने परिसीमन के लिए एक समिति बैठाया गया था, जिसका नाम था जस्टिस कुलदीप नैयर समिति। ये परिसीमन क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र का सीमा तय करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसका चर्चा आर्टिकल नंबर 382 में और बात करते हैं कि अभी तक 4 परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। अब तक 4 बार परिसीमन हुआ है, एक तो 1952 में, ठीक है, एक है 1962 में, फिर है 1972 में, और उसके बाद है 2002 में। 1952, 1962, 1972 और 2002 बात करते हैं। अभी तक 4 बार परिसीमन हो चुका है। ठीक है,
और चौथा जो परिसीमन था वो राज्य के भीतर परिसीमन का बात करता है। आगे बात करते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि 84वां संविधान संशोधन, ठीक है, 84वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया है कि 84वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया है कि नेक्स्ट परिसीमन 2026 में होगा, ठीक है, 84वां संविधान संशोधन, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अब तक 4 बार परिसीमन हो चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इंद्रजीत गुप्ता समिति, ठीक है। अभी देखिए, अब थोड़ा सा ये देखिए, एक था इंद्रजीत गुप्ता समिति और एक है दिनेश गोस्वामी समिति। तो बात करें इंद्रजीत गुप्ता समिति के द्वारा कहा गया था, दोनों जो है ना, इंद्रजीत गुप्ता समिति और दिनेश गोस्वामी समिति, इन दोनों कहते हैं समिति का संबंध इलेक्शन रिफॉर्म से है। तो बात करें कि इंद्रजीत गुप्ता समिति का, तो ये चुनावी खर्चा सरकार वहन करेगी, ऐसा कहा गया था इंद्रजीत गुप्ता समिति के द्वारा। एक है दिनेश गोस्वामी समिति, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक अध्यक्ष, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे और 2 कहते हैं कि 2 उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है ना। 1+2 का स्ट्रक्चर दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा दिया गया था। एक है लिंग 2 समिति, जिसको द्वारा विश्वविद्यालय चुनाव के बारे में जो कहते हैं कि समिति बैठाया गया था विश्वविद्यालय चुनाव का, तो लिंग दोहन समिति हो गया। आगे बात करने की प्रकाश सिंह समिति का बात करें तो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड प्रकाश सिंह समिति है। आगे बात करते हैं कि MP लेड का बात करें, MP लेड्स का बात करें तो फुल फॉर्म होता है इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। हिंदी होता है इसका सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना, ठीक है। इसको कहते हैं कि सांसद निधि भी बोला जाता है। इसका स्थापना 1993 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको 2 किस्तों में 5 करोड़ रुपया अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो MP कितने तरह के होते हैं, तो एक तो होते हैं कि लोकसभा के MP होते हैं, एक होते हैं राज्यसभा के MP, एक होते हैं 12 MP जो कि मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, ठीक है। तो वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, तो एक तो जैसे लोकसभा के MP हैं तो वो अपने लोकसभा क्षेत्र में कर सकते हैं, राज्यसभा के MP अपने जिस क्षेत्र से निर्वाचन हुआ है उस राज्य में किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। राज्यसभा के MP 5 करोड़ रुपया खर्चा, और जो मनोनीत सांसद हैं वो संपूर्ण भारत में कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें कि MP लेड का जो फंड है वो नॉन लैप्सेबल फंड है, ठीक है, मतलब कि इस बार नहीं खर्च कर पाए तो वो अगली बार जुड़ जाएगा। शेष धन का उपयोग भविष्य में कर सकते हैं आप, ठीक है, ऐसा प्रावधान है। आगे बात करते हैं कि संसद का सत्र का बात करें तो संसद में 3 प्रकार का सत्र होता है। एक होता है बजट सत्र होता है जो कि जनवरी से लेकर मई तक के बीच में होता है, जो कि सबसे बड़ा सत्र है। एक होता है मानसून सत्र जो कि जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। एक होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर दिसंबर के बीच में होता है। सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र है और सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है और एक बार में 2 सत्र, एक साल में 2 सत्र होना अनिवार्य है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगर किसी भी संसद का कार्यवाही चल रहा है तो उस समय क्या होता है कि एक तो होता है प्रश्नकाल चलता है, ठीक है। प्रश्नकाल स्टार्टिंग के 1 घंटा में प्रश्नकाल चलता है। तो प्रश्नकाल में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो, ठीक है, एक तो होते हैं क्या कहते हैं कि एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो 2 सत्रों के बीच में तो अधिकतम 6 माह का अंतराल होगा। 1 वर्ष में 2 सत्र अनिवार्य रूप से करना है। आगे बात करते हैं कि देखिए, बात करते हैं अगर सत्र का कार्यवाही चल रहा है तो देखिए प्रश्नकाल चलता है। स्टार्टिंग के 1 घंटा में क्या होता है कि प्रश्नकाल चलता है जिसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है। एक है तारांकित प्रश्न जिसको स्टार क्वेश्चन बोला जाता है। इसमें क्या है कि तारांकित प्रश्न में मौखिक जवाब दिया जा सकता है। और बात करते हैं कि एक इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, काउंटर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न जिसका लिखित जवाब दिया जाता है। इसमें पूरक सवाल काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। एक होता है शून्यकाल जिसको बोला जाता है 0 आवर, ठीक है, 0 आवर बोला जाता है, ठीक है। ये भारतीय मीडिया द्वारा नाम दिया गया था 0 आवर। इसमें क्या होता है विचार विमर्श मतलब डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं गणपूर्ति का बात करें, कोरम का बात करें तो कोरम क्या होता है तो वह न्यूनतम संख्या जो सत्र की कार्यवाही को शुरू करने के लिए अनिवार्य रूप से जरूरी होता है उसको क्या होता है कोरम कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते कि किसी भी सत्र को चालू कार्यवाही करने के लिए कम से कम सत्र की कुल संख्या का 1/10 सदस्य का होना अनिवार्य है, ठीक है। इसी को कोरम कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद का बात करें, रीजनल काउंसिल का बात करें तो
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राष्ट्रपति ने गठन किया था क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्रीय परिषद को, ठीक है। रीजनल काउंसिल का स्थापना राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के द्वारा राष्ट्रपति ने गठन किया था। इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। और अभी तक क्या होते हैं कि उत्तर में जो क्षेत्रीय परिषद है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, दक्षिण में जो क्षेत्रीय परिषद है उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, और जो पश्चिम में क्षेत्रीय परिषद है उसका हेडक्वार्टर बम्बई में है। जो पूरब में, ठीक है, जो पूरब में है उसका हेडक्वार्टर, पूरब में जो क्षेत्रीय परिषद है उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। जो सेंटर में मध्य में है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, प्रयागराज में है, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है। एक और नया वाला बना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का बात करें, उत्तर पूर्वी परिषद का बात करें तो इसका स्थापना 1971 के अधिनियम के द्वारा हुआ है। 1971 के अधिनियम के द्वारा हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में। इसके साथ हमारा आज पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट होता है, ठीक है। मिलते हैं अब दूसरे सब्जेक्ट में, तब तक के लिए बाय।